हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट की थी बीसीओई 142 मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अब हम जून 2025 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। तो सेम सिस्टम है कि सेक्शन ए आता है 40 मार्क्स का, सेक्शन बी आता है 60 मार्क्स का, और आपको सेक्शन ए में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सेक्शन बी में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वन बाय वन आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग and briefly describe its objective. What are the role performed by management accounting in an organization? तो इसमें 3 चीजें पूछी हुई हैं हमसे सबसे पहले हमसे पूछा हुआ है डिफाइन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिफाइन करो। देन उससे कहा है कि उसके ऑब्जेक्टिव बताओ। एंड देन फिर पूछा है कि रोल परफॉर्म बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या रोल परफॉर्म करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर देखते हैं आप। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड द प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू हेल्प द मैनेजर मेक इन्फॉर्म डिसीजन, प्लान ऑपरेशन, कंट्रोल एक्टिविटी एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है किस चीज की? कलेक्टिंग का, एनालाइजिंग की, इंटरप्रेटिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने की। टू हेल्प द मैनेजर, किसे हेल्प करने के लिए? मैनेजर को मेक द इन्फॉर्म डिसीजन, ताकि वो इन्फॉर्म सही डिसीजन ले सके, प्लान ऑपरेशन अच्छी तरह ऑपरेशन प्लान कर सके, एंड कंट्रोल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके, एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव है असिस्ट इन प्लानिंग। सबसे पहले वो असिस्ट करता है प्लानिंग में। हेल्प द मैनेजमेंट प्रिपेयर द बजट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन प्रिपेयरिंग द बजट, फोरकास्ट करने में, एंड फ्यूचर प्लान करने में। फैसिलिट सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड द पॉलिसी। फैसिलिट द सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के गोल एंड ऑब्जेक्टिव को सेट करने में हेल्प करता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। प्रोवाइड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर द डिसीजन सच एज अ प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोडक्शन एंड द एक्सपेंशन के डिसीजन लेने के लिए। कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करता है विद प्लान परफॉर्मेंस, जो हमने प्लान किया उससे। एंड आइडेंटिफाई द डेविएशन, कोई डेविएशन है, कोई डिफरेंस है, एंड हेल्प टेक करेक्टिव एक्शन, और अगर कोई डिफरेंस है तो उसमें कोई करेक्टिव एक्शन लेने में हमें हेल्प करता है। इंप्रूविंग द एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। हेल्प इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। एंड रिड्यूस द वेस्ट एंड अननेसेसरी कॉस्ट, और वेस्टेज और अननेसेसरी कॉस्ट को कम करता है। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉयज, तीनों किस किस की परफॉर्मेंस को इवोल्यूट करता है, मेजर करता है? डिपार्टमेंट की, प्रोजेक्ट की, एंड एम्प्लॉयज की। एंड असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और उन्हें हेल्प करता है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। एंड अनदर ऑब्जेक्टिव इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन फॉर द कॉस्ट रिडक्शन करने में हेल्प करता है। एंड द रिवेन्यू इंप्रूवमेंट, और रिवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प करता है। सपोर्ट स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे वो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी। प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और रिवेन्यू इंप्रूव हो रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो इंक्रीज होनी ही थी। देन द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा था, थर्ड क्वेश्चन, कि रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल है इन ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग परफॉर्म द सेवरल इंपॉर्टेंट रोल्स, बहुत सारे रोल से प्ले करता है। सबसे पहला रोल है प्लानिंग रोल। सबसे फर्स्ट रोल है उसका क्या? प्लानिंग रोल। प्रिपेयर द बजट एंड द प्लानिंग फोरकास्ट, क्या प्रिपेयर करता है? बजट और प्लानिंग फोरकास्ट, फाइनेंशियल फोरकास्ट प्रिपेयर करता है। असिस्ट द मैनेजमेंट सेटिंग फ्यूचर टारगेट, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है कि वो फ्यूचर के टारगेट प्रिपेयर करे एंड द स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करे। डिसीजन मेकिंग रोल, डिसीजन मेकिंग का रोल है प्रोवाइड द रिलेवेंट कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। किसके डिसीजन मेकिंग में? प्रोडक्ट मिक्स, कौन सा प्रोडक्ट यूज, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए, कौन से प्रोडक्ट का मिक्सचर मार्केट में लेके आए, क्या प्राइस रखे, उसका क्या चीजें आउटसोर्स करें और कितनी इन्वेस्टमेंट करें, उन सभी चीजों में हेल्प करता है। कंट्रोल रोल, कंट्रोलिंग में इसका रोल है मॉनिटर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस थ्रू द वेरिएंस एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस एनालाइज करता है, कैसे? वेरिएंस एनालिसिस से और बजटरी कंट्रोल से। एंड इंश्योर द एक्टिविटी कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू प्लान, और इंश्योर करता है कि हमारी जो एक्टिविटी है, जो हमने प्लान बनाया है, उसके अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही। कोऑर्डिनेटिंग रोल भी है इसका। कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटी सभी को कोऑर्डिनेट करता है कि सभी एक्टिविटी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर चलती रहे। एंश्योर द
द डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। इंश्योर करता है कि जो डिपार्टमेंटल के ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के गोल है दोनों सेम हो, मतलब ऐसे ना हो कि डिपार्टमेंट का गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ये चीजें भी एश्योर करता है। परफॉर्मेंस मेजर रोल, परफॉर्मेंस मेजर और परफॉर्मेंस को मेजर करता है। इवैल्यूएट द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द बिजनेस और ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों को मेजर करता है। यूज द परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, किसके हेल्प से? परफॉर्मेंस रिपोर्ट और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की हेल्प से। cost management control, analyze the cost and identify the area for the cost reduction में help करता है and support the control cost and cost optimization process को support करता है। Another objective is a communication role. Present the accounting information in the report and the statement and communicate the financial insight to manager. Manager को financial insight present करता है at the different level, अलग अलग level के managers को। Strategic management role, strategic management role भी है इसका रोल क्या? प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन फॉर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। असिस्ट इन मैनेजमेंट एक्सपेंशन, मैनेजमेंट के एक्सपेंशन के लिए असिस्ट करता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए असिस्ट करता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए असिस्ट करता है। लास्ट में कंक्लूजन क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ विटल फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ विटल फॉर द मैनेजमेंट सॉरी Last में conclusion क्या? Management accounting is a vital tool for the internal management. It is a primary objective to provide the useful information for the planning के लिए, decision making के लिए, control के लिए, performance evaluation के लिए through its various tools. It helps the organization to improve the efficiency, cost control, maximize and achieve the strategic goal. At the last हम conclude करते हैं कि management accounting के बारे में कि management accounting एक process है जिसमें हम decision making में help करता है, planning में cost improve करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है और सब इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। ये सब चीजें इसकी होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट रिडक्शन? This is discuss in detail the advantage and limitation of the cost reduction. Cost reduction की definition बतानी है और इसके advantage and disadvantage बताने हैं। So सबसे पहले cost reduction होता क्या है? Cost reduction refer to the process, एक process है of reducing the cost per unit, cost per unit को reduce करने की of a product and service, किसी product या service की without compromising the quality, बिना quality के compromisation से, performance के compromisation से, suitability for its intended purpose, जिस चीज के लिए ये बना है उसी चीज के लिए ये यूज हो, मतलब इन सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज ना करें। कोस्ट रिडक्शन एम एट एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी एक्सपेंसेस। कोस्ट रिडक्शन का एम क्या होता है? एलिमिनेट करना, खत्म करना कौन से? अननेसेसरी एक्सपेंसेस को। इंप्रूविंग द एफिशिएंसी को इंप्रूव करना थ्रू द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करना। एडवांटेज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन के क्या एडवांटेज है? इंक्रीज इन द प्रॉफिट इंक्रीज होता है। रिडक्शन इन प्रोडक्शन में रिडक्शन होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी, इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होएगा ही। हायर द प्रॉफिट कैन बी अचीव इवन विदाउट इंक्रीजिंग सेल, प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है विदाउट इंक्रीजिंग सेल से भी। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, लोअर कॉस्ट अनेबल द फर्म टू ऑफर द प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव, अगर फर्म की प्रोडक्ट की रेट लोअर होगा तो वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में कम से कम प्राइस रखेंगे ताकि उनकी सेल बढ़े। हेल्प इन अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर मोर अट्रैक्ट होंगे, इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर बढ़ेगा। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन, एनकरेज द एफिशिएंट यूज ऑफ मटेरियल, लेबर, मशीनरी, कैपिटल एंड reduce the wastage and the idle time, where reduce wastage और idle time का improvement होगा। Improve productivity improves होगी। adaptation of modern technique and the better method enhance the productivity बढ़ाएगी and more output can be obtained from the same resources, more output, ज्यादा output ले सकते हैं हम same resources से। increase market share बढ़ेगा। cost efficient product can be sold एट द लोअर प्राइस, अच्छे प्रोडक्ट बिकेंगे सही कम रेट पे। हेल्प द बिजनेस कॉम्पीट इफेक्टिवली, कम्पीट करने में हेल्प करेगा बिजनेस में इन मार्केट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है एंड प्रोवाइड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करेगा जब इकोनॉमिक में डाउनटाउन होगा, जब लोग कम रेट पे प्रोडक्ट परचेज करना चाहेंगे तो उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। हायर रिटर्न टू शेयर होल्डर को ज्यादा रिटर्न नहीं, इंक्रीज द प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हायर डिविडेंड
इन्वेस्टमेंट होगा और बेटर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को बेटर रिटर्न मिलेगी। बेटर एम्प्लॉय एंड द कस्टमर बेनिफिट, बेटर एम्प्लॉय और कस्टमर एंड बेनिफिट मीन द सेविंग में भी यूज फॉर द एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय की वेलफेयर स्कीम के लिए यूज करेंगे। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस इंप्रूव होगी। सर्वाइवल ड्यूरिंग द रिसेशन, रिसेशन के टाइम में सर्वाइवल रहेंगे। बिजनेस विद द लोअर कॉस्ट कैन विद स्टैंड एडवर्स मार्केट कंडीशन एंड मोर इफेक्टिवली। हम सर्वाइवल होंगे जब रिसेशन का टाइम होगा, तब भी हमारे पास लोअर कॉस्ट पे हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो उस टाइम में भी हम सर्वाइव कर पाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉस्ट रिडक्शन कंट्रीब्यूट टू द इंडस्ट्री एफिशिएंटली एंड नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। जैसे कि ना इसमें हमने 10 पॉइंट दे रखे हैं एडवांटेज के। आपको सिर्फ एग्जाम में 5 और 6 पॉइंट ही लिखने हैं, पूरे 10 पॉइंट नहीं लिखने हैं। ये मैंने 10 इसलिए दिए कि एग्जाम के टाइम में 5-6 तो याद आएंगे ही, या 10 पॉइंट करना ही। ठीक है, अब कंसीडर करते हैं लिमिटेशन ऑफ द कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन के लिमिटेशन क्या है? रिस्क ऑफ द क्वालिटी डेटोरेशन, क्वालिटी में क्वालिटी बेकार हो सकती है अगर हम कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करेंगे। तो एक्सपेंसिव फोकस, अगर ज्यादा फोकस हम करेंगे कॉस्ट रिडक्शन में लीड टू इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर जाएगी। एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन में भी डिक्लाइन, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से मे भी सेटिस्फाइड ना हो। एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, वर्कर में अपोज टू चेंज इन मेथड, वर्कर अपोज कर सकते हैं मेथड चेंज में, टेक्नोलॉजी और वर्कफोर्स स्ट्रक्चर चेंज में, क्योंकि उन्हें उस टेक्नोलॉजी वगैरह की नॉलेज नहीं होगी। फियर ऑफ द जॉब लॉस, उनका डर होगा कि उसकी जॉब लॉस हो सकती है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन को इम्प्लीमेंट, अगर कॉस्ट रिडक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, न्यू मशीनें लगाएंगे, न्यू ट्रेनिंग करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। लिमिटेड स्कोप, इसका स्कोप बहुत कम है। सर्टेन कॉस्ट आर फिक्स, कुछ कॉस्ट है वो बिल्कुल फिक्स होती है, कैन नॉट बी रिड्यूस बियॉन्ड द पॉइंट, जो एक पॉइंट से नीचे नहीं जा सकती। कॉस्ट एलिमिनेशन ऑफ द कॉस्ट इज इम्पॉसिबल, कंप्लीट एलिमिनेशन इम्पॉसिबल होता है। शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन होगा, क्योंकि हम न्यू टेक्निक वगैरह को यूज करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन कुछ टाइम के लिए बंद हो सकती है, डिस्पर्स हो सकती है। ठीक है, अनदर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन की ज्यादा पॉसिबिलिटी। पोअरली प्लान कॉस्ट रिडक्शन मेजर एडवर्सली इफेक्ट द प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड बिजनेस रेपुटेशन वगैरह को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। डिफिकल्टी इन मेजरमेंट, इट मे बी डिफिकल्ट टू एक्यूरेट मेजर एंड द सेविंग अचीव फॉर द सर्टेन कॉस्ट रिडक्शन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम को हम मेजर कर सके इजिली। ओवर हेम्सिंग ऑन द कॉस्ट मैनेजमेंट में फोकस टू मच ऑन द रिड्यूसिंग कॉस्ट, नेग्लेक्ट द इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड द कस्टमर सर्विस। Over the emphasis on the cost management may focus too much on reducing cost and neglect the innovation, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कस्टमर सर्विस, इन सभी चीजों को वो नेग्लेक्ट कर देता है कि इनोवेशन के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, कस्टमर सर्विस वगैरह को। employee moral issue are the cost cutting measure such as the reduced benefit or the work downsizing and the lower employee moral भी decrease हो जाता है। not on time activity, one time activity नहीं है। cost reduction require the continuous monitoring, ज्यादा सब लगातार मॉनिटर करना एंड इम्प्रूवमेंट होता है। विच डिमांड टाइम एंड द मैनेजरल एफर्ट, जिसमें टाइम की भी जरूरत होती है, मैनेजरल एफर्ट की भी जरूरत होती है। अनदर क्वेश्चन, इसके सेकंड पार्ट पे प्रोसीड करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैश बजट, कैश बजट का मीनिंग बताओ एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ये कैसे प्रिपेयर हुआ है, एंड डिस्कस इट्स प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करो। और लास्ट में क्या कह रहा है? इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करो। तो क्या होता है कैश बजट? कैश बजट इज अ फाइनेंशियल बजट, जो कि हमें पता है, दैट एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट, जिसमें क्या हम करते हैं मेजर एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट एंड द कैश पेमेंट ऑफ अ बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड। इट शो द एंटिसिपेटेड कैश पोजीशन, क्या शो करता है? एंटिसिपेटेड कैश पोजीशन शो करता है ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की। एंड हेल्प द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है इंश्योर दैट द सफिशिएंट कैश बैलेंस इज अवेलेबल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन, की इसके ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए सफिशिएंट कैश बैलेंस अवेलेबल होगा फ्यूचर में। इसमें क्या होता है? एक्सपेक्टेड कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट हमें दी होती है, उन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना पड़ता है और क्लोजिंग कैश बैलेंस की एस्टिमेशन निकालते हैं कि ये हमारे बिजनेस नीड को कंप्लीट करने के लिए है। इन द सिंपल वर्ड, द कैश बजट इज अ स्टेटमेंट एस्टिमेटेड इनफ्लो होती है, आउटफ्लो ऑफ द कैश पे प्रिपेयर्ड इन एडवांस, एडवांस में प्रिपेयर करे टू डिटरमाइन द कैश सरप्लस, कैश सरप्लस को डिटरमाइन करने के लिए, डेफिसिट को डिटरमाइन करने के लिए ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड, एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए। तो कैश बजट प्रिपेयर कैसे होता है? कैश बजट इज जनरली प्रिपेयर फॉर अ मंथ, एक मंथ के लिए प्रिपेयर हो सकता है, क्वार्टर के लिए मंथ प्रिपेयर हो सकता है, ईयर के लिए प्रिपेयर हो सकता है। इट इज अ प्रिपेयर बाय एस्टिमेटिंग द ऑल इनफ्लो एंड आउटफ्लो
के एस्टिमेट करके प्रिपेयर होता है। सबसे पहले हम क्या एस्टिमेट करते हैं, कैश रिसिप्ट को एस्टिमेट करते हैं। कैश रिसिप्ट इनफ्लो आर इंक्लूड, कैश इनफ्लो में क्या क्या आता है, कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम द डेटर, इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट, सेल ऑफ द एसेट, लोन रिसिप्ट एंड द अदर इनकम। एंड द एस्टिमेट ऑफ द कैश पेमेंट सेकंड स्टेप होता है, जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कैश आउटफ्लो को। उसमें क्या क्या आता है, परचेज ऑफ द मटेरियल, पेमेंट ऑफ द वेजेस एंड सैलरी, रेंट एंड यूटिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, salary and distribution expenses, purchase of the fixed asset, tax payment, and the loan repayment. Another step is step 3, determining the opening cash flow. Opening cash flow को determine करते हैं at the cash balance available at the beginning of the period. कितना cash balance available है उसे add करते हैं cash receipt में। कैलकुलेट द नेट कैश पोजीशन, नेट कैश पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। देन कैसे कैलकुलेट होगी, क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस कैश रिसिप्ट माइनस द कैश पेमेंट। इसका इंपॉर्टेंस क्या, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द कैश बजट क्या है, इंश्योर द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को इंश्योर करता है, हेल्प द मेंटेन द एडुकेट कैश फॉर द डे टू डे ऑपरेशन, हेल्प करता है मेंटेन करने एडुकेट कैश बैलेंस फॉर द डे टू डे ऑपरेशन के लिए, एंड प्रिवेंट द कैश शॉर्टेज, जो प्रिवेंट करता है कैश शॉर्टेज के लिए। फैसिलिटेट द फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। असिस्ट द मैनेजमेंट प्लानिंग द फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, एनेबल द टाइमली अरेंजमेंट फॉर द फंड, टाइमली अरेंजमेंट फॉर द फंड की हेल्प करता है। हेल्प इन बोरोइंग डिसीजन, बोरोइंग डिसीजन में हेल्प करता है। आइडेंटिफाई द पीरियड ऑफ कैश डिफिसिट इनका पीरियड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। असिस्ट इन अरेंजिंग बैंक लोन अरेंज करने में हेल्प करता है। फॉर द ओवरड्राफ्ट इन एडवांस, ओवरड्राफ्ट वगैरह को एडवांस में। अवॉइड द आइडियल फंड को अवॉइड करता है। रिवील एक्सेस कैश बैलेंस, एक्सेस कैश बैलेंस को रिवील करता है। एंड सरप्लस कैश कैन बी इन्वेस्टेड प्रॉफिटेबली, जो सरप्लस कैश बैलेंस होगा उसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एंड इम्प्रूव द कैश कंट्रोल, कैश कंट्रोल को इम्प्रूव करता है। प्रोवाइड द कंट्रोल ओवर द कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, दोनों पे कंट्रोल रखता है। एंड रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उन्हें रिड्यूस करता है। सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। हेल्प द मैनेजमेंट मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द एक्सपेंशन के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एंड डिविडेंड पेमेंट के रिगार्डिंग हेल्प करता है। एंड कोऑर्डिनेटिंग इन द बिजनेस एक्टिविटी में कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेटिंग इन द परचेजिंग, प्रोडक्शन, सेल एंड द फाइनेंस फंक्शन, इन सभी में हेल्प करता है। मेजर द फाइनेंशियल एफिशिएंसी मेजर करने में हेल्प करता है। एक्ट एज अ टूल फॉर द कंपेयरिंग द एक्चुअल कैश फ्लो और बजटिंग कैश फ्लो दोनों को कंपेयर करने करता है। एनहेंस द क्रेडिट वर्थिनेस हेल्प इंक्रीज करता है। प्रॉपर कैश प्लानिंग इंप्रूव द कैश रेपुटेशन, फर्म रेपुटेशन को इंप्रूव होती है विद द बैंक एंड द क्रेडिटर सभी के साथ। रिड्यूस द फाइनेंशियल रिस्क रिड्यूस करता है। हेल्प अवॉइड इंसॉल्वेंसी नहीं होती जिसकी वजह से, क्योंकि हमें पहले ही कैश की मैनेजमेंट कर ली होती है। एंड द फाइनेंशियल केसेस फॉर द कैश फोरकास्टिंग कैश नीड इन एडवांस, है हमें पता चल जाता है कि हमें कैश की नीड कब पड़ सकती है, फोरकास्ट पहले ही करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है, इंसॉल्वेंसी कम हो जाती है। अनदर क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट फॉर एनी 4 ऑफ द फ्लोइंग। इनमें से 4 पे शॉर्ट नोट करना है, लेकिन मैं आपको 6 के 6 करवाऊंगी, और मे बी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन इन दोनों में से इन्हीं में से रिपीट हो जाए, तो वी कैन प्रोसीड देयर। शॉर्ट नोट में सबसे पहले शॉर्ट नोट करना है डिफरेंशिएट। तो एक एक करके हम शॉर्ट नोट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग के बारे में बताना है। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग क्या होती है, तो मैंने ना इनका सभी का ना आंसर 1 बाय 1 लिखा हुआ है, तो मैं विदाउट क्वेश्चन पे जाके यहीं से आपको एक एक करके शॉर्ट नोट को एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग क्या होता है। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है इन विच अ कंपनी चार्जेस अ डिफरेंट प्राइस। कंपनी चार्ज करती है डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस के लिए टू अ डिफरेंट कस्टमर मार्केट लोकेशन एंड द टाइम पीरियड, इवन दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स सेम। इसमें क्या होता है कि कंपनी है वो अलग अलग प्राइस चार्ज कर रही है, लेकिन प्रोडक्ट एंड सर्विस सेम है, कस्टमर से, मार्केट से या लोकेशन से, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रह रही है। द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द सेल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज द सेल, सेल को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट बाय चार्जिंग द प्राइस, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्राइस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर की विलिंगनेस के अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करके, एंड एबिलिटी टू पे, कितना पे कर सकता है कस्टमर, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पे कस्टमर प्रोडक्ट सेल करके। एग्जाम्पल इसका डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग का क्या, स्टूडेंट डिस्काउंट ऑन द सॉफ्टवेयर एंड द मूविंग टिकट। स्टूडेंट को डिस्काउंट देना किस पे, सॉफ्टवेयर और मूवी टिकट्स में। डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फॉर द डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल यूजर, दोनों के लिए अलग अलग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी रेट है। एंड द एयरलाइन टिकट प्राइस डिफरेंटली बेस्ड ऑन द बुकिंग टाइम। एयरलाइन टिकट जो होती है वो अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग रेट पे सेल होती है, ये तो हम मेन एग्जाम्पल है। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, अनदर क्वेश्चन है शॉर्ट नोट जिसपे हमें लिखना है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज अ एंगल formed
एट अ ब्रेक इवन पॉइंट, जो ब्रेक इवन पॉइंट पे फॉर्म होता है, वेयर द सेल लाइन इंटरेक्ट द टोटल कोस्ट, जिसमें सेल लाइन इंटरेक्ट करती है टोटल कोस्ट लाइन इन अ ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट एक्सप्लेन करते हैं इसे। द एंगल ऑफ इंसिडेंट शो द रेट एट विच प्रॉफिट आर अर्न, जिसपे प्रॉफिट हम अर्न कर सके आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस करके। इसमें क्या कहा जाता है कि सेल लाइन इंटरेक्ट कर रही है टोटल कॉस्ट पर, उससे आगे चली जा रही है, कि उसके बाद हम जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके बारे में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ सॉरी एंगल कह रही हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट। लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंट, लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब होता है इंडिकेटर इंडिकेट्स द प्रॉफिट इंक्रीज रैपिडेटली, प्रॉफिट रैपिडेटली लगातार बढ़ता जा रहा है विद इंक्रीजिंग द सेल, सेल के इंक्रीज होने से। इट रिफ्लेक्ट द हाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन हाई है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई होगी। स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट इंडिकेट दैट द प्रॉफिट इंक्रीज स्लोली, प्रॉफिट हमारा स्लो स्लो इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन द सेल, सेल के इंक्रीज के साथ साथ। इट रिफ्लेक्ट अ लो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये लो कंट्रीब्यूशन मार्जिन शो करता है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज तो होगी लेकिन लोअर रेट पे इंक्रीज होगी। अनदर पॉइंट किस पे हमें शॉर्ट नोट करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग पे शॉर्ट नोट लिखना है। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग द वैल्यू। क्या प्रोसेस है? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना एंड रिपोर्टिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू को, मतलब एम्प्लॉयज को ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट ट्रीट एम्प्लॉय एज अ वैल्यूएबल एसेट, ये ट्रीट करता है एम्प्लॉयज को एज अ वैल्यूएबल एसेट एंड अटेम्प्ट टू क्वालिफाई द कॉस्ट एंड द बेनिफिट एसोसिएटेड विद हिम, इन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू को इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ई ट्रीट एम्प्लॉय एज ऑर्गेनाइजेशनल एसेट, एसेट ट्रीट करते हैं एंड हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग, मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में, परफॉर्मेंस इवल्यूशन करने में, परफॉर्मेंस इवल्यूट करने में कि एम्प्लॉयज कैसा काम कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में डेवलपमेंट कैसे करेंगे, बाय ट्रेनिंग, by giving the incentive, by giving the bonus, etc. The main limitation is the difficulty in accurately measuring the value of human resources. Main limitation इसका क्या है कि हम human resources की value accurately measure नहीं कर सकते। Method of human resources accounting, human resources accounting के method दो टाइप से calculate होता है, तो cost based method, another is a value based method. Cost based method में आता है historical cost method and replacement cost method, and the value based method में आता है present value and the future earning method and the economic value method. Okay, next point है master budget. Master budget क्या होता है? Master budget is a comprehensive budget, एक comprehensive budget है that combine and summarize the all the individual functional budget, जो सभी functional budget को कंबाइन कर देता है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू वन ओवरऑल बजट, एक बजट में फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक पीरियड के लिए। इट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ कंपनी प्लान ऑपरेशन, ये कंप्लीट पिक्चर देता है कंपनी की प्लान ऑपरेशन को एंड द फाइनेंशियल पोजीशन की। इट इन द सिंपल वर्ड इट इज अ समरी बजट, एक समरी बजट है ये जो ब्रिज करता है ऑल द डिपार्टमेंट बजट को, जैसे कि सेल, प्रोडक्शन, परचेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बजट को एक ही बजट में, जिसे कहते हैं हम मास्टर बजट। प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर बजट, मास्टर बजट प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ मास्टर बजट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, ये स्टेप है, स्टेप बताती हूँ वन बाय वन आपको। प्रिपेयर द सेल बजट, सबसे पहले हम सेल बजट प्रिपेयर करते हैं, प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करते हैं, देन मटेरियल लेबर ओवरहेड बजट प्रिपेयर करते हैं, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट प्रिपेयर करते हैं, कैश बजट प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर द बजट इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, बजटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, देन कंसोलिडेट द ऑल द बजट इनटू अ मास्टर बजट, तो हो जाता है हमारा मास्टर बजट। सिंपल सा क्वेश्चन है। अनदर इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग, एक अकाउंटिंग की ब्रांच है दैट डील विद रिकॉर्डिंग, किसके साथ डील करती है? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, एनालाइज करना, एलोकेट करना एंड द कंट्रोलिंग द कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करना। एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस, किसके साथ एसोसिएटेड? प्रोडक्शन ऑफ द गुड एंड सर्विस की कॉस्ट को कंट्रोल करना। इट हेल्प द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है किस चीज में? डिसीजन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को डिटरमाइन करने में, कंट्रोल एक्सपेंसेस डिटरमाइन करने में और इंप्रूव द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, कॉस्ट की प्रोडक्ट की कॉस्ट एंड सर्विस को हम डिटरमाइन कर लेते हैं। कंट्रोल एंड रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर कॉस्ट पता चलेगी उसमें प्रॉफिट ऐड करके हम सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन कर लेंगे। मेजर द एफिशिएंसी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द बजटिंग एंड द प्लानिंग, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द बजटिंग एंड प्लानिंग के लिए एंड हेल्प इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन को वैल्यूएशन करने में भी हेल्प करते हैं। अनदर पॉइंट इज अ
कैपेसिटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो इज अ परफॉर्मेंस रेशियो, एक परफॉर्मेंस रेशियो होता है यूज्ड इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। किसमें यूज होता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज होता है टू मेजर द एक्सटेंट टू विच अवेलेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस हैज बीन यूटिलाइज फॉर द पीरियड। किस चीज को मेजर करने के लिए कि प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो बिजनेस की वो यूटिलाइज हुई है यानी ड्यूरिंग द पीरियड। इट कंपेयर एक्चुअल आर वर्क, किसे कंपेयर करता है? एक्चुअल आर कितने वर्क हुए विद बजटेड आर, कितने बजट आर थे, दोनों को कंपेयर करता है। फॉर्मूला क्या है कैपेसिटी रेशियो का? एक्चुअल आर वर्क बाय में बजटेड आर इंटू 100। ओके, इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे हम? कैपेसिटी रेशियो अगर इक्वल है 100% के तो कैपेसिटी यूटिलाइज एग्जैक्टली एज प्लान, जैसे हमने प्लान किया था वैसे कैपेसिटी यूटिलाइज हुई है। अगर कैपेसिटी रेशियो मोर देन 100% है, यूटिलाइज मोर देन द बजट, कैपेसिटी ज्यादा यूटिलाइज हुई है जितना हमने बजट में प्रिपेयर किया था, इज अ गुड वैल्यू। कैपेसिटी लेस देन 100% है, अंडर यूटिलाइज है, ये बिजनेस के लिए सही नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज बजटेड आर हमें 10,000 दे रखे हैं, एक्चुअल आर वर्क है हमें 12,000, कैपेसिटी रेशियो इज अ 120%, द कैपेसिटी इज अ 120%, इंडिकेट दैट प्रोडक्शन कैपेसिटी इज अ मोर देन प्लान, जितना प्लान किया था उससे ज्यादा यूटिलाइज हो रही है, इज अ गुड फॉर द बिजनेस। ओके, अनदर क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, सेक्शन बी पे आ गए हैं। सेक्शन बी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ओके, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सबसे पहले हमें बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। हाउ फार आर दे यूज्ड फॉर द डिसीजन मेकिंग, कैसे ये यूज होती है डिसीजन मेकिंग पर्पज के लिए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फॉर्मल रिकॉर्ड होता है दैट प्रेजेंट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्या प्रेजेंट करता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को शो करता है फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, फॉर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। द समराइज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड हेल्प द यूजर द प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, यूजर को हेल्प करता है प्रॉफिटेबिलिटी में, लिक्विडिटी में एंड सोल्वेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पे, एंड आर बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, किसके ऊपर बेस होती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस पे बेस होती है। यूजफुलनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या यूजफुलनेस है, क्या हेल्प करती है इन द डिसीजन मेकिंग, कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम इसे पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करते हैं अब। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हाईली यूजफुल, बहुत ज्यादा यूजफुल है इन द मैनेजर एंड द बिजनेस डिसीजन में। कैसे कैसे यूजफुल है इसके पॉइंट हम पढ़ते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, प्रॉफिट एनालाइज करने में हेल्प करता है। हेल्प द मैनेजमेंट टू एसेस वेदर द बिजनेस इज अर्निंग एडुकेट प्रॉफिट, की अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं करना। यूजफुल फॉर द प्राइसिंग एंड द एक्सपेंशन डिसीजन, एक्सपेंशन वगैरह प्राइसिंग वगैरह डिसीजन में भी हेल्प करता है। फाइनेंशियल पोजीशन असेसमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन असेसमेंट कर सकते हैं जैसे कि एसेट, लाइबिलिटी, ओनर इक्विटी वगैरह को। हेल्प द इवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस भी हम एवेल्यूएट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टर यूजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिसाइड वेदर कि इन्वेस्ट इन द बिजनेस, की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करें या ना करें। दे इवोल्यूएट द प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिस्क, क्या इवोल्यूएट करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। क्रेडिट डिसीजन, बैंकर एंड क्रेडिटर एसेस करते हैं कंपनी की एबिलिटी टू रिपे द लोन, कंपनी एबल टू रिपे लोन पे कर सकती है नहीं कर सकती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प द डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दीनेस को हेल्प करती है डिटरमाइन करने में। And another point is the planning and the budgeting. Historical financial data serve the basis of the future planning and the budgeting decision में भी help करती है. Performance evaluation, management can compare the actual with target and the previous year result को perform evaluate कर सकती है. Previous year से आज के में हमारा क्या परफॉर्मेंस है, क्या हम आगे हैं हमारे टारगेट के साथ कंपेयर करते हैं कि टारगेट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे। लिक्विडिटी एनालाइज कर सकते हैं। फर्म एबिलिटी टू मीट कि फर्म शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ डिसीजन, एक्सपेंशन और ग्रोथ का डिसीजन ले सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन एक्सपेंशन के लिए, डिवर्सिफिकेशन के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन अकॉर्डिंग के लिए। डिविडेंड डिसीजन, मैनेजमेंट यूज द प्रॉफिट इंफॉर्मेशन टू डिसाइड कि डिविडेंड पे करें या ना पे, कितना पे करें, सभी चीजों के लिए। रेगुलेटरी कंप्लाइंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प द लीगल एंड द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, लीगल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसी किसी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को भी मीट करती है। अनदर क्वेश्चन इज द फोर्थ का बी पार्ट है, एक्सप्लेन द कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड द ऑपरेटिंग रेशियो। दो रेशियो एक्सप्लेन करने हैं, कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड द ऑपरेटिंग रेशियो। तो हम एक्सप्लेन करते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड द ऑपरेटिंग रेशियो। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो इज अ फाइनेंशियल रेशियो, जो कि फाइनेंशियल रेशियो है दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या शो करता है? रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द फिक्स इंटरेस्ट एंड द डिविडेंड बियरिंग फंड, फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड बियरिंग फंड के साथ किसका? इक्विटी शेयर होल्डर फंड का। तो मतलब कि जो हमारा अर्न हो रहे हैं
बाय में इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिस्ट करता है। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड बियरिंग फंड बाय में इक्विटी शेयर होल्डर फंड। फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड बियरिंग फंड है बाय में टोटल शेयर होल्डर फंड। फिक्स इंटरेस्ट में क्या क्या आता है, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म एंड द प्रेफरेंशियल कैपिटल, एंड इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी एंड शेयर होल्डर। मतलब इसमें ये दिखाते हैं कि फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी लग रही है बाय में, इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी का कितना शेयर है। देन अनदर पॉइंट इज द ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड द नेट सेल। किसके बीच में रिलेशन बताता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल के बीच में। इट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, ये इंडिकेट करता है मैनेजमेंट की कितनी एफिशिएंसी है कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में। अ लोअर ऑपरेटिंग रेशियो जनरली इंडिकेट द बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कम ऑपरेटिंग रेशियो होगा जो की हेल्प करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज, बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी करने में। द ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड प्लस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय में नेट सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय में नेट सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय में नेट सेल इनटू 100। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस इनकम आर आल्सो इंक्लूडेड, नॉन एक्सपेंसेस और इनकम भी इंक्लूड हो जाती है इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ओके, another question as define the budgeting बजटिंग कंट्रोल, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग। क्या एक्सप्लेन करना है, बजटिंग क्या होता है, तो बजटिंग से पहले हमें बजट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देन बजटिंग को एक्सप्लेन करेंगे, फिर बजटिंग कंट्रोल को एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन स्कोप और ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग। ओके, तो सबसे पहले बजट क्या होता है, बजट इज अ फाइनेंशियल एंड द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन एडवांस, जो कि हम एडवांस में प्रिपेयर करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, शोइंग द एक्सपेक्टेड इनकम को शो करने के लिए, एक्सपेंडिचर को शो करने के लिए, प्रोडक्शन को शो करने के लिए, सेल एंड द अदर एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को शो करने के लिए। इट एक्ट एज अ प्लान फॉर अ एक्शन, किसी एक्शन प्लान को ऑर्गेनाइजेशन गोल के प्लान को शो करता है। बजटिंग क्या होता है, बजटिंग भी प्रोसेस होती है प्रिपेयरिंग द बजट, बजट को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द वेरियस एक्टिविटी के लिए ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड कोऑर्डिनेटिंग देम टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, और प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करने में कोऑर्डिनेट भी करती है। डेफिनेशन ऑफ बजटिंग कंट्रोल क्या होता है, बजटरी कंट्रोल इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, एंड द ऑपरेशन को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना किसके साथ, बजटरी परफॉर्मेंस के साथ, बाय टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, कोई करेक्टिव एक्शन लेके व्हेनेवर डेविएशन, अगर कोई डेविएशन आ जाए। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजटिंग, बजटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है, प्लानिंग द फ्यूचर एक्टिविटी, फ्यूचर एक्टिविटी को प्लान करना, हेल्प द मैनेजमेंट प्लान प्रोडक्शन, सेल, परचेज, फाइनेंस इन एडवांस ही प्लान कर लेते हैं, प्रोवाइड द क्लियर डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर ऑपरेशन, और फ्यूचर ऑपरेशन के लिए क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है। कोऑर्डिनेटिंग द डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट को इकट्ठा कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना, कौन से डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, सेल एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं हम इसमें। एंश्योर द ऑल डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर कॉमन ऑब्जेक्टिव, सभी एंश्योर करना कि सभी डिपार्टमेंट एक ही ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहे हैं। कंट्रोल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना, हेल्प द कंट्रोल द कॉस्ट बाय सेटिंग द एक्सपेंडिचर लिमिट सेट करके हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट द अननेसेसरी एंड स्पेंडिंग एंड द वेस्टेज, अननेसेसरी स्पेंडिंग और वेस्टेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, परफॉर्मेंस को इवोल्यूट कर सकते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद बजट, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम बजट टारगेट से कंपेयर करके, एंड असिस्ट द मेजरिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को मेजर करने में भी हेल्प करते हैं। अनदर इज अ डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, एंड सपोर्ट प्राइसिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करता है, एंड एक्सपेंशन डिसीजन में भी हेल्प करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का सही यूटिलाइज होता है, यूज ऑफ मैन पावर, मटेरियल, मशीनरी सभी का एफिशिएंट यूज होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट थ्रू द प्लानिंग एंड द कंट्रोल, प्लानिंग एंड कंट्रोल से प्रॉफिट को भी प्रॉफिट इंक्रीज करने में भी हेल्प होता है। कम्युनिकेशन ऑफ द गोल, गोल को कम्युनिकेट करना, क्लियरली कम्युनिकेट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्लियरली कम्युनिकेट करना टू मैनेजर एंड द एम्प्लॉय दोनों को। मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, बजटिंग टारगेट एनकरेज द एम्प्लॉय टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड अचीव द गोल, गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। Identification of the deviation, highlight the difference between the actual and the planned performance and enable the timely corrective decision, deviation पता चल जाता है, और उसमें हम करेक्ट कर सकते हैं टाइमली। ओके, जैसे इसके ना 10 पॉइंट दे रखे हैं, 10 के 10 पॉइंट को नहीं करने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था 5-6 पॉइंट कर दोगे वो भी इन होगा। ओके, फिफ्थ का बी पार्ट है, जैसे अब ये 6 मार्क्स थे तो 6 पॉइंट कर दोगे तो इनफ है, ठीक।
तो वो बड़ी बात नहीं। अनदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अभी, इसमें भी सेल दे रखी है 2022-23 की, यानी ये दे रखा है पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, पहले हम दोनों की शेयर को चेंज, दोनों की शेयर, सेल में कितना चेंज आया 5000 और प्रॉफिट में कितना चेंज आया 1500, तो पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ सॉल्यूशन। पीवी रेशियो निकल जाएगा, पहले चेंज इन प्रॉफिट निकालेंगे, चेंज इन सेल निकालेंगे। चेंज इन प्रॉफिट बाय में चेंज इन सेल, 1500 बाय में 5000 इंटू 100, 30% कितना पीवी रेशियो आ गया हमारा। ठीक है, अनदर उसने हमसे पूछा फिक्स्ड कॉस्ट निकालने। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे निकलती है, मैंने कि आपको बताया ही था। और फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला, पीवी रेशियो का फॉर्मूला जैसे एक और भी होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय में सेल। तो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय में सेल होता है, तो सेल इस साइड ले जाके हम पीवी रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, सेल इंटू पीवी रेशियो। तो 2022 के निकलेगी 50,000 सेल है इंटू 30% हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन निकलेगी। कॉन्ट्रीब्यूशन निकल गई तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं आराम से। फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट हमें गिवन है, जैसे कि प्रॉफिट गिवन है, हम फिक्स कॉस्ट आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 2500 हमारा प्रॉफिट है, कॉन्ट्रीब्यूशन 15,000, फिक्स कॉस्ट हमारा 12,500 आ जाएगा। फिर हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है ड्यूरिंग द 2 ईयर की वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। वेरिएबल कॉस्ट निकलती है सेल माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन। मैंने बताया था ना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो सेल में से 50,000 में से 15,000 लेस करेंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। जैसे 2023 का हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है मैंने बताया था ना, सेल इंटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हमारा 30% है, सेल हमारी 45,000 है, कॉन्ट्रीब्यूशन 13,500 आ गया। तो 13,500 को हम लेस करेंगे, 31,500 हमारी क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट उसने पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी फॉर द एट द प्रॉफिट एट द 4,000 की 4,000 प्रॉफिट रखना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो प्रॉफिट हमें दे रखा है 4,000, ठीक है, डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है हमारा 4,000। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे देन सेल निकालेंगे। ओके, तो क्योंकि सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सेल। सेल निकालने के लिए हमें कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट हमें 12,500 गिवन है, उसमें डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करेंगे, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 16,500। 16,500 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, उसमें पीवी रेशियो डिवाइड करेंगे तो हमारी सेल आ जाएगी। रिक्वायर्ड सेल कितनी सेल चाहिए और ब्रेक इवन सेल निकालनी है। तो फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है बाय में पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला बताया था ना, फिक्स कॉस्ट बाय में पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा आ जाएगा। ओके, 13.335 मार्जिन ऑफ द सेफ्टी आ जाएगा। डिग्री ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछेंगे तो 13.335 बाय में ब्रेक इवन पॉइंट हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डिग्री भी निकल जाएगा। ओके, अनदर क्वेश्चन है सिक्स्थ, द व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव बताओ। ओके, तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं, एक मिनट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की ही टेक्निक है, इन विच प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर इस्टेब्लिश। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट इस्टेब्लिश करते हैं, स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करते हैं हम सभी चीजों का, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, एक्चुअल कॉस्ट का, दैट आर कंपेयर्ड विद, जिसे हम कंपेयर करते हैं विद दिस स्टैंडर्ड टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी। वेरिएंस जो है उसे इंप्रूव करते, आइडेंटिफाई करते हैं, देन इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इन सिंपल वर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज सेट अ टारगेट। हम एक टारगेट सेट कर देते हैं फॉर द प्रोडक्शन के लिए, सभी कॉस्ट के लिए। देन कंपेयर विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर हम उसे कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ टारगेट को। एंड देन अगर कोई डेविएशन आता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले कॉस्ट कंट्रोल, हेल्प द कंट्रोल प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोडक्शन एंड द ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल विद स्टैंडर्ड, एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके। डेविएशन आर आइडेंटिफाई एंड द करेक्टिव एक्शन आर टेकन। अगर डेविएशन कोई मिलता है तो हम करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, वर्कर की एफिशिएंसी का पता चलता है। डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है उसका पता चलता है। प्रोडक्शन प्रोसेस का पता चलता है। हेल्प द असेस द मैनेजरियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को भी असेस कर सकते हैं। वेरिएबल वेरिएंस एनालिसिस, कोई डिफरेंस आता है उसे भी एनालाइज करते हैं, और कोई इन एफिशिएंसी है उसका कोज हमें पता चल जाता है। कॉस्ट रिडक्शन, हाईलाइट द एरिया वेयर द कॉस्ट कैन बी रिड्यूस, कोई एरिया है जिसमें हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग क्वालिटी, विदाउट क्वालिटी, वो भी हेल्प कर देते हैं। अनदर इज अ बजटिंग प्लानिंग, बजटिंग एंड द प्लानिंग प्रोवाइड द
प्रोवाइड द बेसिस फॉर द प्रिपेयरिंग बजट, बजट प्रिपेयर करने के लिए एक बेसिस प्रोवाइड करते हैं, एंड फैसिलिटेट द फ्यूचर प्लानिंग, और फ्यूचर प्लानिंग में भी हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग, सप्लाई द यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर द मैनेजर डिसीजन, मैनेजर डिसीजन के लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देता है डिपार्टमेंट की, कोई भी वेरिएंस आएगा तो उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा। डिपार्टमेंट वाइज वेरिएंस निकलते हैं ना, तो वेरिएंस जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा उसके लिए वही डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, असिस्ट इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट द स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने का भी हेल्प करता है। इंप्रूविंग द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। इंक्रीज द एम्प्लॉय टू अचीव द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी, जिससे प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होती है। सिंप्लीफिकेशन एंड द कॉस्टिंग प्रोसीजर, सिंप्लीफिकेशन कॉस्टिंग प्रोसीजर है, प्री डिटरमाइंड कैलकुलेशन है कॉस्ट की, एंड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही चलता है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव एंड द, इसमें अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही। ओके, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फिक्स फॉर्मूले हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ये सोल्व करना होता है। तो चलो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। इसमें जैसे मटेरियल एक्स एंड वाई की क्वांटिटी दे रखी है, रेट दे रखी है, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है हमें 80 यूनिट एंड स्टैंडर्ड लॉस दे रखा है हमें 20%। ऐसे ही एक्चुअल मिक्स दे रखा है, उसका एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, एक्चुअल लॉस दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ पर यूनिट निकालेंगे सबसे पहले, तो पर यूनिट निकालने के लिए 520 हमें ये दे रखा है। स्टैंडर्ड आउटपुट हमें दे रखा है, तो पर यूनिट निकल गया। पर यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आउटपुट से, एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई किया, देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम लेस करेंगे किससे, एक्चुअल कॉस्ट से। जो डिफरेंस आएगा उसे हम लिख लेंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वेरिएंस निकल गया। ऐसे मटेरियल मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा, एक्चुअल क्वांटिटी सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो मटेरियल एक्स का एक्चुअल क्वांटिटी हमारी हमने देखी है यहाँ पे कितनी है एक्चुअल क्वांटिटी, जैसे x की 40 है एंड y की 70 है। x की 40 है, y की 70 है, एंड द स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस है 6 एंड एक्चुअल प्राइस है 4, और उसका उल्टा ही है, 6 और 4 लेस करके हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, मार्जिनल प्राइस वेरिएंस निकल जाएगा। नेट मार्जिनल प्राइस वेरिएंस दोनों का डिफरेंस, ये फेवरेबल है ये अनफेवरेबल है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ओके। एंड देन फिर हम निकालेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे निकलता है, कॉस्ट वेरिएंस माइनस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस माइनस प्राइस वेरिएंस, दोनों का डिफरेंस होगा, वो हमारा मटेरियल यूजेस वेरिएंस आएगा। देन निकालेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिखी थी कितनी है, 2 सेकंड, 110 है क्वांटिटी। टोटल करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है हमारी 110। रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स निकालना है हमें, तो 110 इंटू 60 बाई में 100 एंड 40 बाई में 100। ठीक है, तो यहाँ से रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स हमारी प्रोडक्ट आ गई। अब एक्स प्रोडक्ट को हम एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, जो स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स निकाला है उसे हम एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे। प्राइस हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला लेंगे एंड देन दोनों का नेट प्राइस मिक्स निकाल देंगे। उसके बाद मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालेंगे। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है मटेरियल, जो कि हमने दो वेरिएंस निकाले हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस माइनस मटेरियल मिक्स वेरिएंस, दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे ये सभी हो गए। क्लास में चेक कैसे करेंगे, यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू, जो यूसेज वेरिएंस है वो इक्वल होना चाहिए इसके, दैट इज हमारा कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम अनदर क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। 7th का एक पार्ट, अंडर व्हाट कंडीशन द इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर, किस कंडीशन में इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है, एंड प्रिपेयर्ड अंडर द फुल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। दो कॉस्टिंग दे रखी है, फुल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एंड द मार्जिनल कॉस्टिंग विद द सिमिलर रिजल्ट, की सिमिलर रिजल्ट दे, जैसे हमें क्या हो सिमिलर रिजल्ट आए। ओके, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, इंक्लूड द बोथ फिक्स एंड द वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दोनों इंक्लूड होते हैं इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेयर एज मार्जिनल कॉस्टिंग इंक्लूड ओनली वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं इन द प्रोडक्ट। ट्रीट फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज अ पीरियड कॉस्ट, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट कंसिडर करते हैं। नॉर्मली द प्रॉफिट यूज्ड टू डिफर बिकॉज द ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, हाउएवर अंडर द सर्टेन कंडीशन बोथ मेथड प्रोड्यूस द सेम प्रॉफिट। बोथ मेथड में अलग अलग प्रॉफिट दे सकते हैं, कुछ कंडीशन में, कौन
कौन सी कंडीशन है एक एक करके हम देखते हैं। नो ओपनिंग एंड द क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें ना तो क्लोजिंग स्टॉक हो ना ओपनिंग स्टॉक, देयर इज अ नो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पीरियड, द प्रॉफिट अंडर द बोथ मेथड विल बी सेम हो, क्योंकि नो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज अ कैरी फॉरवर्ड इन द स्टॉक अंडर द ऑब्जर्प्शन मेथड। ऑब्जर्प्शन मेथड में कोई कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, नो और इक्वल, दोनों इक्वल हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत मेथड आइडेंटिकल है। फिक्स कॉस्ट इंक्लूड द ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग ऑफसेट ईच अदर, दोनों को एक दूसरे से ऑफसेट कर देंगे। प्रोडक्शन इक्वल टू सेल, प्रोडक्शन सेल के इक्वल है। व्हेन द ऑल द इनपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड आर सोल्ड, प्रोडक्शन इक्वल टू सेल, जितना प्रोड्यूस हुआ उतना ही सोल्ड हो गया है। प्रॉफिट अंडर द ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग मेथड इक्वल हो जाएगा दोनों का प्रॉफिट। नो इन्वेंट्री रिमेन टू ऑब्जर्व, कोई इन्वेंट्री ऑब्जर्व करने वाली रही नहीं फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट रिमेन्स पे, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट है वो सेम होगा, तब भी हमारा दोनों का प्रॉफिट होगा वो सेम आएगा। रिमेन अनचेंज, देयर इज अ नो चेंज इन इन्वेंट्री लेवल, इन्वेंट्री लेवल में कोई चेंज नहीं है। बोथ द मेथड यील्ड द सेम प्रॉफिट, दोनों मेथड सेम प्रॉफिट यील्ड कर रहे हैं। व्हाई द प्रॉफिट डिफर इन दी सम केसेस, कुछ केसेस में प्रॉफिट अलग क्यों हो जाता है। अब्जॉर्प्शन जो कॉस्टिंग है ना, फिक्स ओवरहेड इज इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फिक्स ओवरहेड इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड करता है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड इज चार्ज फुली टू द करंट पीरियड, उसी पीरियड में चार्ज कर लेता है, करंट पीरियड में चार्ज कर लेता है, ठीक है। देयरफॉर इफ द क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीजेस, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट इज हायर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा तो मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। द इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर द एब्जॉर्प्शन एंड द मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी सिमिलर रिजल्ट व्हेन देयर इज अ नो चेंज इन द इन्वेंट्री लेवल, जब कोई इन्वेंट्री लेवल में चेंज नहीं होगा, सच एज व्हेन द प्रोडक्शन इक्वल सेल्स एंड देयर इज अ नो स्टॉक ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग। इन दिस सिचुएशन द ट्रीटमेंट ऑफ द फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट, प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करता है। सेवंथ का बी पार्ट, व्हाट इज द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होती है, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट एंड लिमिटेशन, उसके इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन को एक्सप्लेन करना है। तो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है ऑफ अ बिजनेस एट द स्पेसिफिक डेट पे। इट प्रेजेंट द एसेट लायबिलिटी, क्या क्या प्रेजेंट करती है, एसेट लायबिलिटी, ओनर इक्विटी ऑफ द बिजनेस। इट कॉल्ड द बैलेंस शीट बिकॉज द टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी एंड द कैपिटल के इक्वल होती है, क्योंकि इसलिए इसे बैलेंस शीट कहता है। बैलेंस शीट एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इंपॉर्टेंस ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के क्या इंपॉर्टेंस, शो द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एट द पार्टिकुलर डेट को शो करता है। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन ऑन द कंपनी कितना ओन कर रही है और कितना उसे ओज कितना देना है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग द फाइनेंशियल डिसीजन एंड द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दोनों में हेल्प करता है। यूजफुल फॉर द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए यूजफुल है। इन्वेस्टर एसेस द कैपिटल फाइनेंशियल हेल्थ बिफोर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग से पहले कैपिटल हेल्थ को देख सकते हैं। यूजफुल फॉर द क्रेडिटर एंड द बैंकर, बैंकर एंड क्रेडिटर के लिए यूजफुल है क्योंकि वो देखते हैं कि कंपनी एबल टू रिपेयर द लोन एंड डेट को पे कर सकती है या नहीं कर सकती। मेजर द लायबिलिटी एंड द सोल्वेंसी, लायबिलिटी एंड सोल्वेंसी को मेजर करता है। डिटरमाइन द फर्म कैपेसिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, पे करने के लिए एबल है या नहीं है। बेसिस फॉर द फाइनेंशियल रेशियो एनालाइज करता है। फाइनेंशियल रेशियो एज अ करंट रेशियो, डेट रेशियो एज कैलकुलेटेड यूजिंग द बैलेंस शीट, डाटा को यूज करके ही ये रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। फैसिलिटिंग कंपैरिजन में हेल्प करता है विद द बजट एंड द डिफरेंस ईयर, बजट के साथ कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है और डिफरेंट ईयर प्रीवियस ईयर के साथ भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लीगल रिक्वायरमेंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है कंपनी लॉ के अंदर एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। असिस्ट इन द परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, परफॉर्मेंस को हम इवोल्यूट करते हैं थ्रू द रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज हमने यूटिलाइज किए हैं या नहीं किए हैं। लिमिटेशन ऑफ द बैलेंस शीट के क्या लिमिटेशन है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मेनली हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे और पास्ट ट्रांजेक्शन के बेसिस पे बनता है। मे नॉट बी रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करती है। डज नॉट शो द ट्रू मार्केट वैल्यू, ट्रू मार्केट वैल्यू शो नहीं करती क्योंकि जनरली रिकॉर्डेड एट द बुक वैल्यू रहता है, मार्केट बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है, मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं होती है। इग्नोर द क्वालिटेटिव फैक्टर को इग्नोर करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय स्किल, ब्रांड वैल्यू, गुडविल जनरेटेड इंटरनली, कस्टमर लॉयल्टी में भी ये सब चीज़ें ये रिफ्लेक्ट नहीं करती। स्नैपशॉट एट द पार्टिकुलर डे, एक पार्टिकुलर डेट को शो करता है, ओनली अ स्पेसिफिक डेट नोट है, थ्रू आउट पूरे ईयर का परफॉर्मेंस नहीं बताती है। पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग की पूरी पॉसिबिलिटी है क्योंकि हम कुछ डिसीजन मोर फेवरेट दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें हम अकाउंटिंग एस्टिमेट के बेस पे होती है। इन्फ्लेशन इफेक्ट, इन्फ्लेशन का इफेक्ट इसमें नहीं आता है, नॉट इन्फ्लेशन आर नॉट फुली रिफ्लेक्टेड एंड द इनकम्प्लीट इन्फ्लेमेशन, इसमें कभी कभी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशन एफिशिएंसी के बारे में नहीं बताते। बैलेंस शीट इज इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट दैट प्रेजेंट द एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल को शो करती है फॉर बिजनेस एट द पार्टिकुलर डेट की। इट हेल्प द मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, क्रेडिटर सभी को हेल्प करती है फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस को देखने में। हाउएवर इट इज अ लार्जली ऑन द हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे होती है, अकाउंटिंग कन्वेंशन के बेस पे होती है, अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिटिकल टूल इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। ओके, एंड देन एट्थ का ए पार्ट क्या है, एक्सप्लेन हाउ
the choice of the responsibility center type, cost, revenue, profit and investor affect the business and the performance reporting में कैसे हेल्प करता है. um, Responsibility center is a part of organization where whose manager is responsible the specific act. Responsibility center एक organization का center जिसका manager responsible होगा specific activity and performance के लिए. Responsibility accounting classify organizational unit into a cost center, revenue center, profit center, investment center. 4 center में classify करता है. cost center, revenue center, profit center and investment center में. The type of responsible center chosen determine कैसे determine करते हैं. वट इज इंक्लूडेड इन बजट, क्या बजट में इंक्लूड होगा. हाउ द परफॉर्मेंस इज मेजर एंड रिपोर्ट, कैसे परफॉर्मेंस मेजर रिपोर्ट होगी. वट फैक्टर मैनेजर इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर, किस फैक्टर के लिए मैनेजर अकाउंटेबल होगी. कोस्ट सेंटर क्या होता है. कोस्ट सेंटर इज अ डिपार्टमेंट वेयर द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग कोस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट फॉर द रिवेन्यू एंड रिवेन्यू और इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इफेक्ट ऑन द बजटिंग, बजटिंग पे क्या इफेक्ट होगा. बजट फोकस ऑन द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस पे इफेक्ट करेगा. एग्जाम्पल ऑफ द प्रोडक्शन मेंटेनेंस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. कॉस्ट कंट्रोलर प्रिपेयर फॉर द लेबर के लिए प्रिपेयर किया जाता है. मटीरियल एंड ओवरहेड के लिए प्रिपेयर किया जाता है. इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस एक्टिविटी, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में क्या इफेक्ट है. परफॉर्मेंस इज रिलेटिंग कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द बजट ऑन द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस इज एनालाइजिंग कॉमनली यूज. रेवेन्यू सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल जनरेटिंग रेवेन्यू. इफेक्ट ऑन बजटिंग में क्या इफेक्ट होगा. बजटिंग एम्फसाइज द सेल टारगेट एंड द रेवेन्यू जनरेशन एंड द सेल फोरकास्ट द मार्केटिंग आर प्रिपेयर्ड. इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में क्या इफेक्ट होगा. रिपोर्ट द कंपेयर एक्चुअल सेल विद द बजट सेल एंड द फोकस इज ऑन द रेवेन्यू अचीवमेंट rather than the cost control. Profit center क्या होता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोथ द रेवेन्यू एंड द कोस्ट एंड द प्रॉफिट के लिए भी. एंड द बजटिंग, द बजट इंक्लूड बोथ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस एस्टिमेट. प्रॉफिट बजट आर प्रिपेयर, प्रॉफिट बजट प्रिपेयर किया जाता है. इफेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में क्या इफेक्ट. परफॉर्मेंस इज मेजर प्रॉफिटेबिलिटी. मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट सेंटर में क्या था. इन्वेस्टमेंट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू कोस्ट एंड द सॉरी revenue cost and the profit and the investment assets सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इफेक्ट ऑन बजटिंग इंक्लूड द रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड द एसेट यूटिलाइजेशन. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान एंड कंसीडर्ड. एंड इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में क्या इफेक्ट होगा. परफॉर्मेंस इज इवोल्यूटेड बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड द इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी के बेस पे होता है. इलेक्ट्रिक द स्टेप फॉलोड बाय द टारगेट कोस्टिंग. टारगेट कोस्टिंग में क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं उसके बारे में बताओ. ठीक है, तो टारगेट कोस्टिंग क्या होती है. सबसे पहले ये बताएंगे. टारगेट कोस्टिंग इज द कोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक इन विच टारगेट कोस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड. प्रोडक्ट का टारगेट कोस्ट डिटरमाइन किया जाता है बाय सब्ट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करके फ्रॉम द एक्सपेक्टेड मार्केट सेलिंग प्राइस. एक्सपेक्टेड मार्केट सेलिंग प्राइस में से टारगेट कोस्टिंग का फॉर्मूला हो गया टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट. इट इज अ मार्केट ड्राइविंग, एक मार्केट ड्राइवर अप्रोच है दैट फोकस ऑन द डिजाइनिंग द प्रोडक्ट डिजाइन करने में हेल्प करती है विद इन द प्रीडिटरमाइंड कोस्ट के बेस पे विद कस्टमर रिक्वायरमेंट के बेस पे. स्टेप क्या क्या होते हैं. आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड. सबसे पहले हम क्या नीड कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करते हैं. कंडक्ट द मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर प्रेफरेंस. किस चीज़ के लिए कस्टमर प्रेफर करते हैं. क्वालिटी क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या है, डिजायर्ड प्रोडक्ट फीचर क्या है. डिटरमाइन व्हाट द कस्टमर इज विलिंग टू पे, कितना कस्टमर उसके लिए पे करने के लिए विलिंग है. डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस. देन सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं मार्केट कंडीशन के, कॉम्पिटिटर के प्राइस और कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग. कॉम्पिटिटर सेलिंग प्राइस फॉर द प्रोडक्ट. सेट द डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन. देन प्रॉफिट मार्जिन डिजायर्ड सेट करते हैं कि मैनेजमेंट डिसीजन द प्रॉफिट दैट द कंपनी एक्सपेक्ट टू अर्न द फ्रॉम द प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट से कंपनी कितना अर्न कर जाती है. प्रॉफिट टारगेट शुड बी कंसिस्टेंट विद द कंपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन. प्रॉफिट टारगेट कंसिस्टेंट होना चाहिए स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे. कैलकुलेट द टारगेट कॉस्ट. देन द टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. टारगेट कॉस्ट टोटल सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट. गिव द मैक्सिमम अलोवेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. कितना हम प्रोडक्ट का कॉस्ट मैक्सिमम रख सकते हैं. एस्टिमेट करंट कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं. इंजीनियरिंग एंड द अकाउंटिंग एस्टिमेट द करंट कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. टेक्नोलॉजी और मेथड सभी के अकॉर्डिंग के लिए. एंड देन कंपेयर द एस्टिमेटेड विद द टारगेट. जितना कॉस्ट हमारा निकले टारगेट कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं. जो गैप होता है एग्जिस्ट उसको कम करने के लिए, अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसे कम करने की कोशिश करते हैं. अगर कम आ रहा है तो हम देखते हैं कि हम और कहीं मतलब कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह में एक्सपेंस करें कि ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा वो हो. वैल्यूइंग इंजीनियरिंग एंड कॉस्ट रिडक्शन. एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट डिजाइन मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सप्लाई रिलेशनशिप. एलिमिनेट द अननेसेसरी कॉस्ट विदाउट रिड्यूसिंग क्वालिटी एंड फंक्शनलिटी के. विदाउट रिड्यूस करें हम उसकी कॉस्ट को कम कर सकें. वैल्यू प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है प्रोडक्ट सो दैट इट प्रोड्यूस विद इन द टारगेट कोस्ट के साथ रिड्यूस हो. एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट क्वालिटी कोस्ट भी मेंटेन हो जाए. कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट. मॉनिटर द कोस्ट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अप्लाई कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट टेक्निक टू मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है. लॉन्च एंड रिव्यू. इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट इनटू मार्केट एंड मार्केट में इंट्रोड्यूस करो एंड कंपेयर द एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट एंड द प्रॉफिट विद द टारगेट फिगर एंड द टेक द करेक्टिव एक्शन इफ नेसेसरी. कोई अगर नेसेसरी है तो करेक्टिव एक्शन भी लो. ये पूरा हमारा जून 25 का क्वेश्चन कंप्लीट होता.
सेम ही है, सेम प्रोसीजर है कि 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आता है एंड एक ये पीवी रेशियो के बेसिस पे आता है। एंड ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।